दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद जी का। इन्होंने आजादी के समय क्या भूमिका निभाई, आइए जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव से था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी की नौकरी चली जाने के कारण उन्हें अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भाबरा जाना पड़ा था। चंद्रशेखर आजाद का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वह बचपन से ही काफी जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के थे। चंद्रशेखर का पूरा बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र झाबरा में ही बीता था। यहाँ पर उन्होंने बचपन से ही निशानेबाजी और धनुर्विद्या सीखी। लगातार मौका मिलते ही वो इसकी अभ्यास करने लगे, जिसके बाद यह धीरे धीरे उनका शौक बन गया। कम उम्र में ही देश के लिए नाम कर दी जिंदगी। पढ़ाई से ज्यादा चंद्रशेखर का मन खेलकूद और अन्य गतिविधियों में लगता था। जलियांवाला बाग कांड के दौरान आजाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने बचपन में ही चंद्रशेखर को अंदर से झकझोर दिया था। उसी दौरान उन्होंने ठान ली थी कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसके बाद उन्होंने यह तय कर लिया कि वह भी आजादी के आंदोलन में उतरेंगे और फिर महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गए। चंद्रशेखर तिवारी को मिला आजाद का नाम। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उस दौरान जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनके जवाब ने सबके होश उड़ा दिए थे। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। इस बात से जज काफी नाराज हो गया और चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। 15 बेंत की सजा। आदेश के बाद बालक चंद्रशेखर को 15 बेंत लगाई गई, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की थी और हर बेंत के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। आखिर में सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए, जो वह जेलर के मुंह पर फेंक आए थे। इस घटना के बाद से ही चंद्रशेखर तिवारी को दुनिया चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगी। आज भी कोई यह नाम लेता है तो मूंछ पर ताव देने वाले एक पुरुष की छवि आंखों के सामने आ जाती है। चौरा-चौरी कांड के बाद कांग्रेस से हुआ मोहभंग। जलियांवाला बाग कांड के बाद चंद्रशेखर को समझ आ चुका था कि अंग्रेजी हुकूमत से आजादी बात से नहीं बल्कि बंदूक से मिलेगी। शुरुआत में गांधी के अहिंसात्मक गतिविधियों में शामिल हुए, लेकिन चौरा-चौरी कांड के बाद जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो आजाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया और फिर उन्होंने बनारस का रुख किया। बनारस था क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र। दरअसल बनारस उन दिनों भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। बनारस में वह देश के महान क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए। हालांकि शुरुआत में यह दल गरीब लोगों को लूटते और अपनी जरूरतों को पूरा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि अपने लोगों को दुख पहुंचाकर वे कभी भी उनका समर्थन हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इस दल का उद्देश्य केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाकर अपनी क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करना बन गया। इतिहास के अमर पन्नों में सुनहरे हरफों में दर्ज है काकोरी कांड। दल ने पूरे देश को अपना उद्देश्य बताने के लिए अपना मशहूर पैम्फलेट द रिवॉल्यूशनरी प्रकाशित किया। इसके बाद उस घटना को अंजाम दिया गया जो भारतीय क्रांति के इतिहास के अमर पन्नों में सुनहरे हरफों में दर्ज काकोरी कांड है। काकोरी कांड से शायद ही कोई अनजान होगा। दरअसल इस दौरान दल के 10 सदस्यों ने काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया था और अंग्रेजों को खुली चुनौती दे दी। इस कांड के लिए देश के महान क्रांतिकारियों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह के साथ मिलकर बनाया नया दल। इस घटना के बाद दल के ज्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए और दल बिखर गया। इसके बाद आजाद के सामने एक बार फिर दल खड़ा करने का संकट आ गया। हालांकि अंग्रेज सरकार आजाद को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन वह छिपते छिपाते दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों की गुप्त सभा आयोजित की गई।
इस सभा में आजाद के साथ ही महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए थे। इस सभा में तय किया कि दल में नए सदस्य जोड़े जाएंगे और इसे एक नया नाम दिया जाएगा। इस दल का नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। आजाद को इस दल का कमांडर इन चीफ बनाया गया। सैंडर्स की हत्या और असेंबली में बम के बाद फिर बिखर गया दल। इस दल ने गठन के बाद कई ऐसी गतिविधियां की जिससे अंग्रेजी हुकूमत इनके पीछे पड़ गई। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने उनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया। इन लोगों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स के दफ्तर को घेर लिया और राजगुरु ने सैंडर्स पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली असेंबली मामले में सुनाई